हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बताने वाला हूं अगले 25-30 मिनटों के अंदर वो डायग्राम्स जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे सरल तरीका होता है डायग्राम से नंबर पाना, क्योंकि उसमें कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं लगता है कि थ्योरी पढ़ भी ली फिर भी भरोसा नहीं है कि सवाल क्या घुमा के पूछ ले। मैंने न्यूमेरिकल कर भी लिए, भरोसा नहीं है कि क्या बम गिर जाए। डायग्राम में तो वही डायग्राम बनाना रहेगा जो आपकी किताब में है। तो सबसे सरल तरीका होता है कि डायग्राम को बना लीजिए और एग्जाम में जाके कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, डायग्राम को रीड मत करिएगा, डायग्राम को बनाइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने हाथों से रफ कॉपी पर, जिससे कि एग्जामिनेशन में बहुत तेजी से डायग्राम सही रूप से बना सकें। चलिए मैं तुरंत स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले एक अपील कि अगर आप चाहते हैं कि राइट गाइडेंस आपको मिले, फिजिक्स का टॉप क्वालिटी मटेरियल मिले, तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो जो डायग्राम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैं सारे इसके अंदर आपको बताने वाला हूं, उसमें से ही डायग्राम आपके आएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहली बात देखते हैं बेटा, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स। तो डिफरेंट चार्ज कंडक्टर से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये आप देख सकते हैं। मैं हट भी जाता हूं, जैसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ये देखिए एक पॉइंट चार्ज से जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ आने वाली हैं। ये बेटा डायपोल के लिए हैं, जैसी दिख रही है प्लस माइनस, ये पूछ लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है टू इक्वल सेम चार्जेस, प्लस क्यू बना हुआ है। मैं हटता हूं, कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, वरना इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, अरविंद एकेडमी ऐप पे मिल जाएगा। रही बात दूसरी इसी के आगे, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए प्लेन कंडक्टर। इस तरह की लाइंस हैं, प्लेन कंडक्टर से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं ये पूछ लिया जाता है, तो इसकी तैयारी रखिए। मैं हमेशा हटता रहूंगा जिससे आप बेहतर ढंग से चीजें समझ पाएं। अगली बात कर रहे हैं, आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्लस प्लेट है या माइनस प्लेट है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो ये देखिए रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी क्योंकि दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम है और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो नलीफाई कर देंगे। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0। ये सवाल बहुत बनता है। यहां पर E1 E2 जुड़ जाएगा, एक ही डायरेक्शन में है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जोड़ा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। जो 1 में हो रहा था वही कहानी यहां हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत है, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिल जाएगा। तो ये इन दोनों जगह 0 मिला और यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, डायग्राम भी मिल जाते हैं जैसा मैंने बताया। इसको नोट करें पॉज करके तेजी से। अगली बात कर लेते हैं बेटा हम लोग। ये देखिए यहां पर लिखा है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस सम एग्जांपल्स। ये बनाने को आपको एग्जाम में आ जाती है कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बनाइए। तो देखिए ये जो है इक्विपोटेंशियल सर्फेस बनेगी इस तरह से, यहां पे ब्लैक लाइन हो गई है, इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गई। यहां बात की जाए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी ऐसी ही आएगी, ऐसे, बस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, यहां बाहर जा रही हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। यहां की बात करें तो देखिए ये डायपोल है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगी, जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर। ये इक्विपोटेंशियल, ध्यान रखिएगा, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है थोड़ी शिफ्टेड है, सेंटर पे नहीं है, खिसका हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होती हैं, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होती हैं, इसलिए इनके बीच में डेंसर हैं और बाद में रेयरर हैं। अब यहां पे चौथे में देखिए तो 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस है, प्लस क्यू। इस तरह से डॉटेड लाइन में इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगी। ये भी जो ये जो स्फीयर है, सर्किल लग रहा है आपको, इसके सेंटर पे ये नहीं है, यहां पर डेंसर है और यहां देखिए रेयरर हैं। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कम है या इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज्यादा है। तो इस तरह का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस बच्चे ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है ये एग्जाम में बना नहीं पाएगा, तो प्रैक्टिस कर लेना। और ये रही 5वां नंबर का, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर प्लेनर है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी बनती हैं। तो मैं हटता हूं, इसको भी पॉज करके आप क्या बोलना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगली बात दिखाता हूं। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फिगर है, ये बहुत पूछा जाता है, ये 5 नंबर के सवाल में भी आता है, MCG है, आप समझ गए होंगे ना,
MCG मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। तो ये डायग्राम है उसका, लिखते कंस्ट्रक्शन लिखिए तो ऐसे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको। ये फिगर आप याद कर लीजिए, बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये दूसरा डायग्राम है कंस्ट्रक्शन वाला। MCG के ऊपर 5 नंबर के भी सवाल आते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एक न्यूमेरिकल 5 नंबर बन गया, ले देके कन्वर्जन भी, और ये इसके बाकी ढांचे बने हुए हैं, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसका जो कन्वर्जन होता है वो भी आपसे पूछता जाता है, उसका डायग्राम कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करोगे। शंट लगा दिया है देखिए यहाँ पर, इसके पैरेलल में गैल्वेनोमीटर में शंट क्या होता है, वेरी लो वैल्यू रेजिस्टेंस, जिससे कि आपका ये गैल्वेनोमीटर एमीटर में चेंज हो जाता है। ये डायग्राम पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं, और ये फॉर्मूला वगैरह भी लिख दिया है जो मैं बता चुका हूं अपने बाकी वीडियो में, तो यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, डायग्राम ही डिस्कस कर रहा हूं। अगली बात करते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना हो तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तो इस तरह से डायग्राम लगेगा। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस R लगा देते हैं। हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा देने से ये वोल्टमीटर जो है, ये गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में चेंज हो जाता है। और ये फॉर्मूले हैं उसके, वो फॉर्मूले तो आप याद कर ही लेंगे, और इस तरह का ये डायग्राम बनेगा। मैं हटता हूं, जिससे आप पॉज करके इसको नोट करते रहें। अगली बात देखता हूं बेटा, ये है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये डायग्राम आपसे बहुत पूछा जाता है। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे जाना पसंद नहीं करती हैं, इसको रिपेल करती हैं इस मटेरियल को, और इससे देखिए दूर होके जा रही हैं। तो कभी ये डायग्राम आ जाए तो फट से पहचान जाइएगा कि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और इसको रिपेल करती हुई लाइनें जा रही हैं। और ये एक खास बात इसके अंदर होती है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर देखिए सब्स्टिट्यूबिलिटी निगेटिव है, इसलिए नीचे है 0 के, और हमेशा ये टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लिया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अगली बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करती है, और साथ में बेटा इससे मैग्नेटिक फील्ड जाना पसंद करती है। देखिए ये बाहर की अपेक्षा अंदर डेंसर हो गई हैं, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्यूरीज लॉ लगता है इसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो साइएम या सब्स्टिट्यूबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो ये भी नोट कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं, हर स्लाइड के बाद मैं हट रहा हूं, जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में समस्या ना आए। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो पैरा में हो रहा होता है उसका बड़ा स्वरूप दिखता है। ये जो फेरो, पैरा और डायमैग्नेटिक था, ये माइकल फेरेडे ने ही इसका डिस्टिंग्विश या क्लासिफिकेशन कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ कि इन मटेरियल्स को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो कैसा बिहेवियर शो करते हैं। इसीलिए इसका पैरा, फेरो और डायमैग्नेटिज्म की बात की जा रही है। तो ये मटेरियल क्या करेंगे, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से जाना पसंद करती हैं, काफ़ी डेंसर हो जाता है, और ये भी एक टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है। और इसमें एक खास बात होती है क्यूरीज पॉइंट या क्यूरीज टेम्परेचर। वो टेम्परेचर नहीं बताऊंगा। क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है बताओ, तुम पढ़े होगे ना। क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है बताइएगा। खैर चलिए आगे की बात चलते हैं। ये एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंस लॉ, थोड़ा आगे पीछे स्लाइड समझते रहिएगा। ये लेंस लॉ की बात की गई है, इसका आपके यहाँ डायग्राम बना के शो करने को आता है कि लेंस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ये आप एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि ये मैग्नेट लाओगे तो ये यहाँ पर देखिए नॉर्थ बना देता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट, और दूर ले जाते हैं नॉर्थ को तो साउथ बना देता है क्लॉकवाइज करंट। तो ये डायग्राम तब बनाने के लिए पिक्चर में आता है। मैं हटता चलूं, आप इसको नोट करते चलें। अगला देखिए एसी जनरेटर, इसका डायग्राम आ जाएगा बनाने को। बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, लेकिन डायग्राम के लिए एक एहतियात जरूरी है, केयरफुलनेस, कि इसको प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। ये नहीं कि वीडियो देख लिया और एग्जाम में सीधे बना रहे हैं। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो डायग्राम बनेगा नहीं। अभी कई डायग्राम और बताऊंगा। ये E=NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी करके फॉर्मूला होता है। एसी जनरेटर का डायग्राम आपसे पूछ लिया जाता है, इसको भी, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आ गया ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर भी 5 नंबर के सवाल बन जाते हैं, बड़े सवाल। एक इसका वही कंस्ट्रक्शन वगैरह पूछ लेते हैं, डायग्राम पूछ लेते हैं, और एक छोटा सा पिद्दिकड़ी सवाल दे देते हैं। तो ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। जहां वोल्टेज को अप किया जाता है वो स्टेप अप, जहां वोल्टेज को डाउन किया जाता है स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि सेकेंडरी जो टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं,
और स्टेप डाउन में सेकेंडरी टर्न्स प्राइमरी की अपेक्षा कम रहते हैं। ये स्टेप डाउन है, देखिए स्टेप अप है, या नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादा है इसकी अपेक्षा, ये ध्यान रखना। स्टेप डाउन में इसमें नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में प्राइमरी से कम है। तो ये ट्रांसफार्मर की फोटो है या डायग्राम है, प्रेम पूर्वक इसको बना लिया जाए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पॉज करके, जिससे आपको ढूंढना ढांडना ना पड़े, समय बच जाइए। वही एक फॉर्मूला है इसमें बेसिकली, इस फॉर्मूले को I1/I2, ये I1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब प्राइमरी है, 2 का मतलब सेकेंडरी है। तो इस हिसाब से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। ट्रांसफार्मर का वर्किंग और ये सब पूछा जाता है। फिर आपसे पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम। तो E और B आप कैसे बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, E क्रॉस B प्रोपोगेशन ऑफ द वेव होनी चाहिए। E यहां पर अगर y एक्सेस पर है तो z एक्सेस पे B होना चाहिए, जिससे कि आप वेक्टर वाला लॉ लगाओगे, राइट हैंड स्क्रू रूल, तो E से Y से Z की डायरेक्शन में घुमाओ तो ये X की डायरेक्शन में आ रहा है। तो E क्रॉस B हमेशा ध्यान रखिएगा, वरना दिक्कत आएगी। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वरना घुमा नहीं पाएंगे इसको आप, मतलब दिक्कत होगी, कई लोग घुमा लेते होंगे वो इसको भी। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। अगला डायग्राम देखिए, ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का एक ग्राफ सा है, और ये ग्राफ है, इसको भी आपसे काफी पूछा जाता है तो ग्राफ, लेकिन मैं डायग्राम की श्रेणी में रख दिया है इसको। तो यहाँ पर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है, इस फोटो को भी आप बना लीजिएगा, इसमें बिल्कुल इसको छोड़िएगा नहीं। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे ध्यान रखिएगा कि ये I बराबर I डैश और R बराबर R डैश होता है, ठीक है। अगला लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करते हैं। अब ये जो डायग्राम्स रे ऑप्टिक्स के हैं, ये निश्चित तौर पे आएंगे, गारंटी दे रहा हूं आपको। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन तीनों में से एक डायग्राम आपके पेपर में छप चुका है, मुझे दिख रहा है आप देखिएगा, जब पेपर आप देखेंगे तो अरविंद सर को याद करेंगे कि सही बता रहे थे। तो ये कुल मिला के 5-6 डायग्राम्स हैं, एक डायग्राम आना निश्चित है, निश्चित है ना। तो ये देखिए, ये है सिंपल माइक्रोस्कोप, इसमें लिखा हुआ है सब सिंपल माइक्रोस्कोप, और ये है जो फाइनल इमेज बनती है डी पर। ये पहली इंफिनिटी पे बननी है, फाइनल इमेज कहां है, एट इंफिनिटी। ये इमेज लिखना चाहिए था मुझे, आई। फाइनल इमेज इंफिनिटी पर है, तो ये ए वाला है, और ऑब्जेक्ट एट द नियर पॉइंट, और यहां पर ये बन रहा है फाइनल इमेज एट डी पर। तो ये फाइनल इमेज कहां है, एट लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV बोलते हैं। ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, हेल्दी नॉर्मल आई साइट के लिए तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का फिगर है। रे कहाँ से ले जानी है, कहाँ मीट करानी है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, वरना एग्जामिनेशन में सीधे बनाने जाओगे तो नहीं बनेगा। नोट कर लीजिए, अगली बातचीत करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, नोट कर पाए होगे। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये इमेज है आपका इंफिनिटी पर, आई एट इंफिनिटी। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये लिखाई है वैसे तो, चलिए लिख दिया तो लिख देते हैं, आगे अंडरलाइन कर देंगे, माइक्रोस्कोप है। और यहां देखिए, ये आप ये रे वे ले जाना समझ लीजिएगा, वरना ये रे पता लगा आप भिड़ा ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फाइनल इमेज बन रही डी, आई का है एट लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये देखिए, ये फाइनल आई बनी है, इसने ऑब्जेक्ट, इस वाले ने आई ऑब्जेक्टिव ने इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया, इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और फाइनल इमेज यहां बन गई है। ऑब्जेक्टिव आईपीस, किसका फिगर है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। हट रहा हूं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एग्जामिनेशन में ये आपको मिलेगा, मेरे ख्याल से आप इसको बना पाए होंगे। अगला देखिए, ये टेलीस्कोप का फिगर है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और फाइनल इमेज कहां है, डी पर है, तो आई एट डी, लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये। तो इसमें भी ये सूरज चांद सितारे देखने के काम आएगा। इन्फिनिटी पर इमेज है, ऑब्जेक्ट है, उसका ये फोकस पे बना देता है अपने इमेज, और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगी, फिर से फर्दर फाइनल इमेज बन जाएगी डी पर। और दूसरा इसका बनेगा जो कि होगा फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, ये देखिए फाइनल आई एट इंफिनिटी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
और जब बना लेंगे एक बार आप तो बहुत सरल लगेंगे, और पहले से बना के नहीं जाएंगे तो एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, ये भी आपने नोट कर लिया। ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, ये न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसका फिगर भी काफी पूछते हैं, कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देख लीजिए आपने बना के इसकी प्रैक्टिस की है नहीं की है, नहीं की है तो खट से कर लीजिए। इसलिए मैं हट रहा हूं कि आपको किताब खोल के ढूंढना ना पड़े, स्क्रीनशॉट देख के ही बना लीजिएगा आप, है ना, तो आपको टाइम बचेगा आपका। मैं हट जा रहा हूं, ये आप इसको पॉज करके नोट कर लें और इसका फिगर बना के चेक कर ले। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स हैं, न्यूटोनियन कैसिग्रेन टेलीस्कोप। अब अगली बात देखते हैं, ये वेव ऑप्टिक्स के अंदर देखिए कुछ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स हैं, ये प्लेनर वेव फ्रंट्स हैं। ये प्लेन वेव फ्रंट से रे किधर जा रही है, ये कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, और किस तरह से रे जा रही है। ये सारे डायग्राम्स बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर रखिएगा। कहां पर क्या चीजें हैं ये सब यहां मेंशन है, तो आप कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होंगे, बस तैयारी आपको करनी है। ये वेव फ्रंट्स की बातें हो गई। अगला हाइजेंस प्रिंसिपल में वेव फ्रंट आगे कैसे बढ़ती है, इसका भी ये एग्जाम्पल है, या इसका आपको बनाना पड़ता है डायग्राम कि हाइजेंस प्रिंसिपल में एक वेव आगे कैसे बढ़ती है, टी टाइम बाद कहां मिलेगी, उसका कंस्ट्रक्शन आप करिएगा, इसको बना डालिएगा, तैयारी प्रिपरेशन कर लीजिए अच्छे से। अगली बात कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, वेव थ्योरी, जो वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो आप, उस वेव ऑप्टिक्स पर ये रिफ्लेक्शन की फोटोग्राफ है, रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव थ्योरी के बेसिस पर कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये डेरिवेशन भी समझ लीजिएगा, और किस तरीके से ये बनाया जा रहा है डायग्राम, ये आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। अगली बात कर देता हूं, ये भी कई बार पूछा गया है कि अगर प्लेनर वेव फ्रंट आगे बढ़ रही है तो प्रिज्म पर पड़ेगी तो कैसा स्ट्रक्चर लेगी, तो प्लेन की प्लेन रह गई। इसमें देखिए प्लेनर वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्शन हो रहा है कॉन्वेक्स लेंस में, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाती है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, कॉनकेव मिरर, ये अगेन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट स्फेरिकल हो जाती है, जो कन्वर्ज करेगी, यहां भी कन्वर्ज करेगी, उसके बाद ये डाइवर्ज करेगी। कन्वर्ज करने के बाद इस तरह यहां मिल गया है, अब इसके बाद रे ऐसे चली जाएंगी, तो इसका ये फोटो ऐसे ऐसे भी बनने लगता है बाद में। ठीक है, तो इसको आप तैयारी रखिए इसकी। मैं हटता हूं, इसकी प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा, मैंने खोज खोज के निकाले हैं, जिससे जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। अगला क्या है, इंटरफ्रेंस के अंदर इंटेंसिटी की फिगर। ये देखिए, ये इंटरफ्रेंस वाली चीज है। इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या रहती है, डार्क और ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी क्या है, और ये डिफ्रैक्शन का है, और ये इन दोनों का जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, ये बहुत पूछा जाता है, ये डायग्राम बनाने को आता है, तो इसको जरूर बना दीजिएगा या प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे एग्जामिनेशन में तकलीफ ना हो आपको। डुअल नेचर की बात करें तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूछने लगे हैं आजकल, कई बार पूछा है इन्होंने। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल मेंटल सेटअप, किसके लिए, डुअल नेचर के लिए। चैप्टर नंबर 11 है ये, अभी दिखाई था आपको डुअल नेचर, जिससे आपको दिक्कत ना आए। ये रहा डुअल नेचर की कहानी। इस तरीके से ये आप बना सकते हैं। ये कैसे, इसकी मैं ये दिखा रहा हूं, प्रैक्टिस तो आप ही करेंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, पहले से बनाए रहेंगे डायग्राम, तभी एग्जामिनेशन में प्रेम पूर्वक बनेंगे, वरना पसीना छूटेगा आपका। ठीक है, और हो सकता है बने ना बने, कितने अच्छे बने। और पेंसिल से बनाने हैं डायग्राम। कई बच्चे पूछते हैं पेन से बनाने, क्या, अरे क्यों बना दो भाई, पेंसिल से बनाओ, कहीं गलती हो तो रबर से बिगाड़ो और अच्छा बना दो। ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ गए। उसके बाद एटम्स में आइए, इसका भी ग्राफ टाइप कई बार पूछा गया है आपसे, अल्फा स्कैटरिंग वाला, तो ये पहचान रहे होंगे, कोई खास बात नहीं है, ये आप बना सकते हैं। फिर अगली बात है कि ये पहला ग्राफ है अल्फा, जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, गेगर एंड मार्टसन ने किया था, उसकी कहानी है। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको आना चाहिए। ये डायग्राम बनाया है, ये इंपैक्ट पैरामीटर से लिंक्ड वाला डायग्राम है, और ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
ये आर नॉट, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल आएगा, भिड़ता नहीं है, करीब से करीब गया वापस लौट गया। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की भी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। ये एक, इसको जरूर ध्यान कर लीजिएगा, ये ग्रे एरिया है, हो सकता है ये आए, ये हो सकता है ना दें, फिर भी मैंने रिस्क नहीं लिया है। जब इतना पढ़ रहे हैं तो 2 मिनट की पढ़ाई में और क्या घट रहा है। तो ये एक आपका एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया हाइड्रोजन एटम का, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है ये ना आए, हो सकता है आए। अगली बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स में कई सारे डायग्राम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं दिखाता हूं एक एक करके। पहला डायग्राम ये पूछते हैं ये लोग कि भाई जो एनर्जी बैंड थ्योरी बनती है वो कहां पर वैलेंस सेल है, कहां पर कंडक्शन बैंड है, कहां पर एनर्जी गैप है। तो ये एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप है। ये आपका जो दिख रहा है ये आपका होता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये नीचे वाला है वैलेंस बैंड, यहां शायद लिखा नहीं था, वैलेंस बैंड। तो ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, बीच में जो गैप है, और इसे आप बनाना चाहो तो एनर्जी लेवल लिख सकते हो, एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए और जरूर इसको फॉलो कीजिए। अगली बात देखते हैं हम लोग, ये बहुत पूछा जाता है आपसे कि मेटल्स का, सेमीकंडक्टर का और इंसुलेटर का आप डायग्राम बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। तो ये मेटल्स में 2 केस बनते हैं। एक मेटल में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है, ये देखिए, और नीचे एनसीईआरटी की पिक्चर है, और ये वैलेंस बैंड थोड़ा भरा हुआ है, वैलेंस बैंड भी थोड़ा खाली है। ये पार्शियली फिल्ड है, ये पार्शियली एम्प्टी है वैलेंस बैंड। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के केस में होता है जब कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड एंड द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी। दूसरा केस होता है कि ये दोनों मेटल्स में ही, दूसरे केस में मैग्नीशियम जिंक में ओवरलैप कर जाते हैं, तो एनर्जी गैप की वैल्यू 0 हो जाती है। ओवरलैप कर गए, ये देखिए ये एरिया ओवरलैप्ड है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, ये कहानी हो गई। तो ये मेटल्स की कहानी है। मैं हटता हूं जिससे स्क्रीनशॉट ले सकें। अगली बात देखते हैं, ये कहानी मेटल्स की हो चुकी थी, मैं हटता हूं, 2 बार लग गई ये स्लाइड ऐसा लग रहा है मुझे। और ये रही इंसुलेटर की, तो इसमें एनर्जी गैप देखिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी हो गई, एनर्जी लेवल, वैलेंस बैंड, एम्प्टी कंडक्शन बैंड, और एनर्जी गैप कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। किसके लिए है, इंसुलेटर के लिए। मैं हटता हूँ फिर से, फिर जहाँ तक सेमीकंडक्टर की बात आएगी वो रह गई है। सेमीकंडक्टर की बात में एनर्जी जो गैप होता है, ये है क्या इसमें, नहीं, तो मैं एनर्जी गैप की फोटो बना देता हूं, वहां रह गई थी शायद लगाने में। ये सेम चीज है, बस यहां पर जो एनर्जी गैप होता है वो आप लिख देना है कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। ये वैलेंस बैंड है वीवी, ये कंडक्शन बैंड है। ये किसके लिए है, सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्शन बैंड, नीचे वैलेंस बैंड, और बीच में एनर्जी गैप की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, और यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो इंसुलेटर है। ये क्या है, सेमीकंडक्टर है, जैसा आप देख पाए हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद देखिए वैलेंस बैंड मॉडल के हिसाब से आपको बनाने को आ जाता है डायग्राम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो वैलेंस बैंड मॉडल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और यहाँ से थर्मली एजिटेटेड इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक होल साइड खाली रह जाती है। तो इसको बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं डायमंड टाइप स्ट्रक्चर। तो इसको आप पकड़ के रखें जिससे आप अच्छे से कर पाएं, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से डायग्राम है। 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन नीचे भरे रहते हैं, ऊपर एक भी नहीं रहता कंडक्शन बैंड में। और जब रूम टेम्परेचर पे आते हो, करीब करीब 300 केल्विन कह लीजिए रूम टेम्परेचर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके देखिए ऊपर चले जाते हैं और आपको यहां होल्स मिलने लगते हैं। तो ये कहानी बनती है। अब इस समय इलेक्ट्रॉन अगर हमारा कंडक्शन बैंड में है तो वो करंट को फ्लो कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस बैंड में है तो करंट को फ्लो नहीं कर सकता है। होल्स अगर वैलेंस बैंड में है तो वो कंडक्शन को फ्लो कर सकते हैं। समझ पाए, कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में है तो करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में है तो करंट को फ्लो नहीं करेगा, होल अगर वैलेंस बैंड में है तो करंट को फ्लो करेंगे। ठीक, ये बात आप पकड़ लीजिएगा, उम्मीद है बना पाए आप। उसके बाद आ जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में देखिए यहां पर
जो 5 वैलेंसी वाले आइटम हैं, जैसे वो आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, फास्फोरस वगैरह, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन, और ये इसे बोलते हैं डोनर एटम, जो फास्फोरस वगैरह जुड़ा रहता है। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की कहानी है। फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ये डायग्राम बन जाता है, बहुत आता है ये डायग्राम, एनर्जी बैंड थ्योरी है। यहाँ पर क्योंकि डोनर लेवल एक लेवल और ऐड हो जाता है यहाँ पर, जो वैलेंस कंडक्शन बैंड के सबसे निचले लेवल से जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस। तो ये डायग्राम किसका है? एन टाइप का। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। अच्छा, एक सवाल पूछता हूं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या नेगेटिवली चार्ज होता है कि नहीं? बताइएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नेगेटिवली चार्ज और नॉट। देखिए कितना आता है आपको, ठीक है। अगली बात की चर्चा करते हैं। ये आ गया यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब आप 3 वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आउटर सेल में जो रहते हैं मिलाते हैं एल्युमिनियम वगैरह, तो यहाँ पर क्या रहता है? 3 तो बॉन्डिंग हो जाती है, चौथा होल खाली रह जाता है, तो ये पी टाइप है। पी टाइप पॉजिटिवली चार्ज होता है कि नहीं होता है? बोलो। तो ये डायग्राम तैयारी कर लेना आप। अगली बात हम लोग करते हैं इसका बैंड थ्योरी के हिसाब से। तो बैंड थ्योरी में ये क्योंकि जो होल देते हैं तो ये एक्सेप्टर एटम्स होते हैं, इनका एनर्जी लेवल जस्ट अबव द वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड के टॉप लेवल से जस्ट अबव। ये वैलेंस बैंड का टॉप लेवल है, इससे जस्ट अबव एक्सेप्टर एटम बन जाते हैं एनर्जी लेवल। और ये कितना ऊपर होता है इस फिगर को याद रखना, ये अक्सर लिखनी पड़ती है, पूछ लेते हैं 0.01 से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? पी टाइप। प्रैक्टिस करिएगा, इसी में से सारे डायग्राम आएंगे। मैं दिखा देता हूं, कई बच्चा नोट करना चाह रहा हो तो नोट कर पाएगा। आगे की बातचीत करता हूं। ये देखिए यहां पर डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट की चर्चा की गई है, तो ये डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको। और मैंने शायद अच्छा ठीक, ये डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट देखिए लिखा हुआ है। डिप्लीशन रीजन हो गया, ये होल डिफ्यूजन इधर हो रहा, होल ड्रिफ्ट इधर हो रही है, और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इधर हो रही है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन उधर हो रहा है। फिर ये डिप्लीशन रीजन और वगैरह वगैरह। ये डायग्राम भी पीएन जंक्शन वाला आपको आना चाहिए, पीएन जंक्शन कैसे बन रहा है। उसके बाद सिंबल क्या होता है, ये भी कई बार पूछ लिए हैं। तो सिंबल पी से एन की तरफ करंट फ्लो करती है, उसी के हिसाब से एरो लगा दिया पी से एन। और ये इसका रियल डायग्राम है, किनारे इसका मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगे होते हैं सेमीकंडक्टर डायोड में, पीएन जंक्शन में, और आप लगा के अपना जो भी इस्तेमाल है इसका करते हैं। तो मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से पीछे वाला भी आपने नोट किया होगा, मैं रुक जाता हूं 1 मिनट के लिए, और यह वाला भी आपने नोट किया होगा। इन दोनों को पॉज करके नोट कर लिया जाए तो बेहतर है। आगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत पूछे जाने वाला सवाल। ये फॉरवर्ड वाइसिंग की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है सिलिकॉन की, और ये जर्मेनियम की। ये आपको मिल रहा है कट इन वोल्टेज, यहां से करंट पिकअप करती है। ये रिवर्स बाइसिंग है, तो ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये डायग्राम ये पूछ लेते हैं आपसे अक्सर, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका ये सर्किट डायग्राम ये आएगा। हाफ वेव या फुल वेव में से एक डायग्राम आपके यहां आएगा। इस बार आप लिख लीजिए, याद कीजिएगा, अरविंद सर ने बता दिया था पहले ही। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, ये सर्किट डायग्राम आपको आना चाहिए। ये उसका वेव फॉर्म, ये हाफ वेव है। और एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। 50 हर्ट्ज आपने इनपुट दिया है तो आउटपुट भी 50 हर्ट्ज आपको मिलेगा। आउटपुट, ये इनपुट, ठीक है। ये डायग्राम, सर्किट डायग्राम, वेव फॉर्म तैयार करके रखिए। आगे बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। तो देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड था हमारे पास, यहां फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड हैं, एक डायोड दूसरा। और इस सर्किट डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए आपको, वरना एग्जामिनेशन में बनाने में तकलीफ होगी आपको। और साथ में ये वेव फॉर्म भी हैं, तो ये वेव फॉर्म और फुल वेव रेक्टिफायर आप जरूर तैयार करके रखिए। यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, पूछना चाह रहा था लेकिन बता रहा हूं, 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी आपने 50 दी है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपको 100 मिलेगी, ठीक है, डबल हो जाती है। ये देखिए यहां से यहां तक एक ऑक्सीलेशन है समझ लीजिए, और इसी में इसने 2 बार कर दिया है तो डबल हो जाती है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया वैसा आप जरूर करिएगा, इसी में से डायग्राम आएंगे। साथ में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेके लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये आपको
फिजिक्स के हैं, फिजिक्स का एग्जाम आने वाला सर पर ही है। दूसरा मैथ्स का भी एग्जाम आने वाला है, तो फिजिक्स मैथ्स आप साथ ले सकते हैं 699 में। और ये फिजिक्स एंड बायो है। जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा और वहां पर आपको बाय नाउ ऑप्शन नहीं दिखेगा, आई एम इंटरेस्टेड का दिखेगा। तो आई एम इंटरेस्टेड को क्लिक कीजिएगा, आपको SMS एंड व्हाट्सएप दोनों जगह लिंक आ जाएंगे। अगर आप SMS आपका एक्टिवेट नहीं है, रिचार्ज नहीं किया है, तो व्हाट्सएप आ जाएगा। व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करते हैं, आजकल तो लोग करते ही नहीं करते, तो SMS दोनों आ जाएगा। मतलब SMS भी आ जाएगा, व्हाट्सएप भी। उस लिंक पर पेमेंट कर देंगे, ये कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं। अगर वीडियो किसी काम का आपको लगा है तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।